गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका बैरॉन लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं कृष्णा कुमार और सी शार्प सीखने की सीरीज में लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो, जहां पर आज हम सीखेंगे जंप स्टेटमेंट्स इन सी शार्प। सी शार्प में जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये हमारी जो सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने और भी अदर स्टेटमेंट, जो भी हमारे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स और हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारे हमने कल देख लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं जंप स्टेटमेंट की। जंप स्टेटमेंट अलाउ द कंट्रोल टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू अनदर, enabling you to skip, repeat और exit from loops और statements। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये डेफिनेशन पढ़ के कि जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं। सिंपल सा है कि जंप स्टेटमेंट एक जगह से किसी कोड के, किसी लाइन ऑफ कोड से किसी दूसरे लाइन ऑफ कोड में डायरेक्टली अगर आपको जंप करना है तो वहां पर आप जंप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे कुछ चीजें और भी लिखी थी, स्किप, रिपीट और एग्जिट फ्रॉम लूप और स्टेटमेंट्स, यानी कि किसी लाइन ऑफ कोड से, किसी लूप से या किसी स्टेटमेंट से आपको अगर स्किप करना है, कोई चीज, कोई स्टेटमेंट स्किप करना है, या कोई लूप आपको डायरेक्ट एग्जिट कर देना है, या किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, तो आप वहां पर भी जंप स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है और कौन कौन से जंप स्टेटमेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी शार्प, जिसमें आपको पहला है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू, तीसरा है गो टू, एंड है रिटर्न, एंड इसके बाद है लास्ट में हमारा थ्रो स्टेटमेंट। ठीक है, थ्रो बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ये देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट इट्स टेक्निकली अ जंप स्टेटमेंट, बट ये जंप स्टेटमेंट भी कहलाता है ये एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं सी शार्प में। और जिसमें हम पहले स्टेटमेंट्स की बात करें, अगर ब्रेक स्टेटमेंट की, तो इसका पर्पज क्या है पहले वो समझते हैं और उसका यूज केस क्या है। हम हर स्टेटमेंट के सिर्फ 2 ही चीजें समझने वाले हैं, उसका पर्पज और उसका यूज केस। अगर आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई और उसका प्रैक्टिकल यूज करने आ गया तो आपको जंप स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसका पर्पज क्या है, टर्मिनेट द क्लोजेस्ट स्विच फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप एंड एग्जिट फ्रॉम इट। मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसी भी स्विच केस में या फॉर लूप में, व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में आपको टर्मिनेशन करना है। लाइक कोई फॉर लूप चल रहा है, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के लिए लूप को टर्मिनेट करना है, तो आप वहां पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करोगे। और जैसे व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, वहां पर भी किसी सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको उसको लूप को टर्मिनेट करना है, तो वहां पर भी आप ब्रेक लगा सकते हो। स्विच केस में भी आप ब्रेक लगा सकते हो। कल की क्लास में मैंने आपको स्विच केस में ब्रेक कैसे यूज करते हैं आपको दिखाया भी था। स्विच केस में बेसिकली मल्टीपल केसेस बनते हैं और जब भी कोई एक केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें चाहिए होता है कि और भी सारे केसेस ना चले, तो हम हर केस के लाइन ऑफ कोड के बाद हम ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, फॉर लूप के साथ कैसे होता है या व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप के साथ कैसे होता है। तो मैं किसी एक लूप के साथ करके आपको दिखाता हूँ, बाकी चीजें आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। यूज केस क्या है, व्हेन यू वांट टू एग्जिट अ लूप अर्ली, मतलब किसी लूप को आपको जल्दी एग्जिट करना है। और ब्रेक आउट फॉर अ स्विच केस, किसी स्विच केस के लिए हो सकता है या फिर किसी लूप के लिए हो सकता है। तो आइए प्रैक्टिकल देखने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ अपना। तो मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 है। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हम लोग कंसोल के एप्लीकेशन अभी क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर कंसोल ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल ऐप का नाम दे देता हूँ, मैं कंसोल ऑफ सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट का नाम होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको सोल्यूशन का नाम भी देना होता है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट का नाम और सोल्यूशन का नाम सेम रख रहे हैं। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि एक सोल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रख सकते हो। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको समझाया भी है, मेरी धीरे धीरे मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे भी इसके कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। यहाँ पर हम लोकेशन चूज कर लेते हैं, किस लोकेशन में हम प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं। तो मैं इसको डी ड्राइव में एक फोल्डर मैंने बना रखा है कंसोल प्रोजेक्ट के नाम का, तो मैं इस कंसोल प्रोजेक्ट के अंदर रखूँगा इसको। और यहाँ पर हमने फ्रेमवर्क चूज कर रखा है .NET 4.8, बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा है। आपके में हो सकता है अगर कोई और आ रहा हो 4.7 या 4.6, तो आप उसको 4.8 कर दो, लेटेस्ट वर्जन में बनाओ। और हम क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा और हमें सबसे पहली क्लास मिलेगी program.cs, आपको पता है। और उसके अंदर हम कुछ कोड करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, या हम कोई अपना फंक्शन भी बना सकते हैं।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास है जो कि ओपन है और उसके अंदर आपका एक फंक्शन बना हुआ है मेन फंक्शन। इसके अलावा कोई अगर आपको दूसरे फंक्शन बनाना है तो इसके बाहर जाके यहाँ पे आप बना सकते हो, और अगर इसी फंक्शन के अंदर कुछ कोड करना है तो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्पेस करके यहाँ पर भी कोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं भी मेन फंक्शन के अंदर ही कोड करता हूँ। अच्छा, ये जो मेन फंक्शन होता है ना, यही सबसे पहले चलता है C# के प्रोजेक्ट में। मेन फंक्शन ही सबसे पहले रन होता है जब प्रोजेक्ट हमारा रन होता है, ठीक है। अगर मेन फंक्शन हटा दो तो प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर कोड करता हूँ, मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ सिंपल, क्योंकि मैंने क्या अभी डेफिनेशन बताई ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। किसी फॉर लूप को, किसी व्हाइल लूप को, किसी डू व्हाइल लूप को, किसी स्विच केस को किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वहाँ से टर्मिनेट करना है, ब्रेक करना है, तो आप वहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप बनाता हूँ, और फॉर लूप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि हम लिखते हैं फॉर, और फिर हम सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का, इंट x इक्वल 0, मैंने जिसमें इनिशियलाइज कर दिया, तो इनिशियलाइजेशन हमारा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेता हूँ, x इज लेस देन इक्वल 10, ठीक है, ये कंडीशन मैंने लगा दी। और फिर मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट, तो मैंने यहाँ पर x प्लस प्लस कर दिया इस तरह से, और मैंने ये लूप की बॉडी बना दी, ठीक है। तो इस तरह से, और मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन x कर दिया। तो अब क्या होगा, 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमने एक लूप लिखा है जहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक चला रहे हैं, x लेस देन इक्वल 10 तक चला रहे हैं, नहीं कि इक्वल 10 तक, यानी 10 तक जाएगा, 9 तक नहीं 10 तक जाएगा, ठीक है। और हम बार बार अंदर उसको प्रिंट कर दे जा रहे हैं x को, बट दैट्स इट। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर के 10 तक की नंबरिंग प्रिंट कर देगा। अगर हम चला करके देखें, अच्छा अभी हम चलाएंगे तो हमारी स्क्रीन रुकेगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इनपुट स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन एक लिख देते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारी स्क्रीन थोड़ी सी वेट करेगी एक की इनपुट करने के लिए, इंटर करने के लिए, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रन हो गया और यहाँ पर 0 से 10 तक की नंबरिंग प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चल रहा है अभी हमारा लूप। लेकिन हमें किसी भी सिचुएशन में लूप को अगर ब्रेक कर देना हो, वहीं से हम लगा दें कि अगर x की वैल्यू जो है 5 हो जाए तो वहीं से ब्रेक कर दो, आगे प्रिंट ही मत करो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जब इसको प्रिंट कर रहे हो ना, प्रिंट करने से पहले एक कंडीशन लगा देंगे। और कंडीशन कैसे लगाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, इफ के थ्रू, इफ एल्स के थ्रू, ठीक है। ये हम कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं इनको। तो हम यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या x की वैल्यू 5 हो गई है, बस ये चेक करना है। अगर 5 हो गई तो ब्रेक कर देना है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, और अगर ट्रू है तो हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। फॉल्स का हमें देखना नहीं, तो हम यहाँ पर इफ एल्स नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इफ लगाएंगे। हम लिखेंगे इफ, और हम लिखेंगे x इक्वल इक्वल, हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर x जो है इक्वल इक्वल ऑपरेटर हमने लगाया, और हमने यहाँ पर चेक किया क्या x अगर 5 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक, और कॉलन लगा देंगे, दैट्स इट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ऐसे ही करते हैं, बस ब्रेक कीवर्ड लिखा और कॉलन लगा दिया। तो अगर x 5 हो गया तो ब्रेक कर दिया जाएगा, दैट्स इट। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक क्या करता है, वहीं से लूप को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि अब लूप आगे चलना ही बंद हो जाएगा। तो जब तक x की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक तो लूप चलेगा, प्रिंट होता रहेगा 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 हुई तो इस कंडीशन के अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आगे की चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी। मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, उसके बाद जब 5 हो गया तो वहाँ से ब्रेक हो गया लूप, और आगे की चीज़ें नहीं चली, दैट्स इट। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं। कल मैंने आपको स्विच केस में भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके बताया था कि स्विच केस जब आप यूज करते हो तो उसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद हम लास्ट में ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं, ताकि और अगले केसेस हमारे रन ना हो, या और ना ही हमें कोई एरर मिले, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेक कीवर्ड का यूज किसी भी लूप को, किसी भी स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करने के लिए कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इस फॉर लूप को कमेंट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यू में क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पर्पज और उसका यूज केस। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का पर्पज क्या है, पहले पर्पज समझो। स्किप द करंट इटरेशन, ये करंट इटरेशन को स्किप कर रहा है, ध्यान देना, ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है।
स्किप करना मतलब समझ ही रहे होगे ना, कोई एक लाइन ऑफ कोड है उसको हमें स्किप कर देना, हमको चलाना ही नहीं है एक बार, फिर अगली बार चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक बार स्किप करना है, तो हम वहां पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या है आगे, ऑफ द स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड जंप द नेक्स्ट इटरेशन। करंट इटरेशन में जो भी कोड लिखा है वो हमें स्किप करना है और नेक्स्ट इटरेशन में हमें जंप कर जाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पर इसका यूज केस क्या है, कब इसको यूज करना है, व्हेन यू वांट टू स्किप सम पार्ट। सिंपल सी बात है, अगर ये स्किप स्टेटमेंट है, स्किप करने के लिए यूज होता है, तो सिंपल सी बात है, जब आप कुछ लाइन ऑफ कोड को स्किप करना चाहते हो तब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, ये देखो, व्हेन यू वांट टू स्किप सम पार्ट ऑफ द लूप फॉर स्पेसिफिक कंडीशन विदाउट टर्मिनेटिंग द एंटायर लूप। आप लूप को टर्मिनेट नहीं करना चाहते हो, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के लिए स्किप करना चाहते हो किसी लाइन ऑफ कोड को, तब आप यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हो। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पे कोड में आ जाते हैं अपने, और सेम फॉर लूप हम फिर से बनाते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, जिसमें इस लूप को थोड़ा पहले सही कर लेते हैं। हम यहाँ पे i में 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। i लेस देन इक्वल 10 तक चलाते हैं, i लेस देन इक्वल 10 तक चलाते हैं, ठीक। i को प्लस प्लस किया, लूप की बॉडी बनाई, ठीक है, लूप की बॉडी हमारी बन गई। अब भी अगर हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन i लिख दें, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन i लिख दें, तो क्या होगा, 0 से 10 तक प्रिंटिंग हो जाएगी। लेकिन हमें कोई एक लेटर स्किप करना हो, सॉरी लेटर नहीं, कोई एक नंबर अगर हमें स्किप करना हो, लाइक हमें 5 को स्किप करना है या हमें 6 को स्किप करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई। ये तो 0 से 10 तक पूरा प्रिंट कर देगा, लेकिन मान लो हमें 6 नहीं प्रिंट करना है, ठीक है, या हमें 7 भी नहीं प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहीं पे कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर i की वैल्यू ये हो जाए तो वहाँ पे स्किप कर दो, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज कर देंगे तो स्किप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा इफ, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा, कंडीशन लिखा इफ, और इसमें पैरेंथेसिस मैंने दिया कि इफ i इक्वल 5, अगर i की वैल्यू 5 है तो उसका ब्लॉक ओपन करो और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर दो, कंटिन्यू। और कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी यूज करने के लिए बस कंटिन्यू लिखते हैं और कॉलन लगा देते हैं। ये सेम ब्रेक जैसा ही, जैसे ब्रेक लिखा था और कॉलन लगा दिया, वैसे ही कंटिन्यू लिखते हैं और कॉलन लगा देते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस कंटिन्यू लिखा, तो होगा क्या कि जैसे ही इफ i इक्वल 5 हो जाएगा, यानी कि i की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो अंदर जाएगा, और जब ये कंटिन्यू चल जाएगा, और जैसे ही कंटिन्यू चलेगा तो लूप इस कंटिन्यू के आगे लिखा हुआ कोड, ये जो कोड है इतना जो आगे लिखा गया है, वो चलेगा ही नहीं, स्किप हो जाएगा और लूप फिर से शुरू से चलने लग जाएगा। मतलब ये स्किप हो जाएगा और लूप आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, यानी कि 5 तक तो चल चुका था, अब यहाँ पे फिर से आएगा, एक वैल्यू 6 हो जाएगी और 6 के लिए चलेगा, ठीक है। अब पूरा वैसे ही चलेगा, क्योंकि अब i की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो अब ये चीज़ चलेगी नहीं इस बार, तो फिर से यहाँ पे 6 को भी प्रिंट करेगा प्रॉपर, फिर आगे बढ़ेगा, 7 को भी प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, 8 को भी प्रिंट करेगा, इस तरह से 10 तक प्रिंटिंग करेगा जब तक कि हमारी कंडीशन सही है, ठीक है। दैट्स इट। तो इस बार ये सिर्फ हमने 5 को स्किप किया है। मैं आपको इसी में छोटा सा और टास्क दूंगा अभी के लिए। अभी पहले हम एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। मैं इसका रिजल्ट देखने के लिए प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और देखता हूँ क्या सिर्फ 5 स्किप हुआ है 0 से 10 के बीच में। रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर 5 प्रिंट नहीं हुआ, फिर सीधे 6 प्रिंट हो गया, 7 8 9 10 प्रिंट हो गया, तो 5 क्या हुआ, स्किप हो गया। जब भी 5 मिला तो वहाँ पे कंटिन्यू चल गया, तो उसके आगे का जो प्रिंट करने का कोड लिखा था वो चला ही नहीं। समझ पा रहे हो, यहाँ पर तो एक ही लाइन को हमने स्किप किया है। हो सकता है आप बड़े बड़े फंक्शंस को स्किप करना चाहो तो कंटिन्यू जहाँ पर लगा दोगे उसके आगे की लिखी हुई चीज़ें सब स्किप हो जाएंगी, ठीक है, उस लूप के अंदर की। तो इस तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं कि अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 को स्किप करना था, तो मैंने 5 को स्किप किया। मैं आपको छोटा सा एक टास्क देता हूँ, आप 60 सेकेंड लो और खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। अपने माइंड में या पेन पेपर लो और सॉल्व करने का प्रयास करो कि ये टास्क कैसे हो सकता है। मुझे क्या करना है, टास्क क्या है आपका, मुझे क्या करना है, आपका टास्क क्या है कि अभी हमने सिर्फ 5 स्किप किया था, अब मुझे 6 भी स्किप करना है, मुझे 6 भी प्रिंट नहीं करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, सोचो जरा। 60 सेकेंड लो और पेन पेपर में लिखो कि 5 और 6 दोनों नंबर्स को स्किप कर देना है हमको एक साथ, बाकी की चीज़ें सब प्रिंट करनी है एज इट इज।
तो आई होप काफ़ी लोगों ने सही आंसर निकाला होगा कि कैसे हम स्किप कर सकते हैं 5 और 6 दो नंबर्स को। देखो सबसे आसान तरीका है कि क्या करो, यहीं पे एक ऑपरेटर यूज करो। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। देखो सबसे आसान तरीका है, यहीं पर एक ऑपरेटर यूज करो। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर के चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। और यहाँ पर लिख दो कि i = 6, कि यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर यूज कर लिया और यहाँ पे चेक किया i = 5 और यहाँ पे चेक किया i = 6। अगर आप मेरे ऑपरेटर वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ोगे या अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सही होगी, चाहे वो i = 5 हो चाहे वो i = 6 हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सही होगी तो हम अंदर चले जाएंगे और कंटिन्यू चल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो पहली बार जब i में 5 आएगा तो भी ये चीज़ चल जाएगा और जब i में 6 आएगा तो भी ये चीज़ चल जाएगा, क्योंकि जब 5 आएगा तो ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी, जब 6 आएगा तो ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए चल जाएगा ये कंटिन्यू, और दोनों टाइम ये लाइन ऑफ कोड जो प्रिंट करने वाली है ये स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 5 और 6 दो नंबर्स को स्किप कर दिया। हो सकता है किसी ने और तरीके से कर लिया हो, यहाँ पे एक दूसरा इफ लगा दिया हो, ठीक है, वो भी सही तरीका। बट कोड हमें ना बेस्ट प्रैक्टिस अगर परफॉर्म करनी है तो कम से कम कोड में अगर हम सिर्फ वहीं पर एक और ऑपरेटर लगा करके इस टास्क को फिनिश कर सकते हैं तो क्यों एक अलग से इफ कंडीशन लगाना, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3, 4, उसके बाद 5, 6 दोनों स्किप हो गए, फिर हमारा 7, 8, 9, 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों का प्रैक्टिकल यूज देख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ब्रेक और कंटिन्यू है। गो टू का आप काफ़ी कम ही यूज कर रहे होगे, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ज़रूरत पड़ती है इसकी, आप जब किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पर गो टू जो है ये इसका पर्पज क्या है पहले तो हम देखते हैं। ये जो गो टू स्टेटमेंट है इसका हम पहले पर्पज देखते हैं। ट्रांसफर कंट्रोल टू लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन अ सेम मेथड, ठीक है। यानी कि एक ही मेथड के अंदर, एक ही फंक्शन के अंदर किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह में हमें कंट्रोल को अगर ट्रांसफर करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट का। अब ये कैसे हम करते हैं ट्रांसफर किसी एक जगह से दूसरी जगह में, पता कैसे चलेगा ट्रांसफर कहाँ करना है? उसके लिए हम लेबल बनाते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं और उसका यूज केस क्या है ये भी थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। यूज केस क्या है कि इट्स जनरली अवॉइडेड इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग बिकॉज इट मेक कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन। मैंने आपको पहले बताया कि गोटो का यूज कम से कम ही कर रहे होगे आप, बहुत रेयर केस में, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि कंटिन्यू और ब्रेक, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाउएवर इट कैन बी यूजफुल इन स्पेशल केसेस लाइक जंपिंग आउट ऑफ डीपली नेस्टेड लूप, यानी कि कई सारे वहां पर नेस्टेड लूप लगे हुए हैं और आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कंट्रोल को जंप कराना है तो वहां पर आप इसका यूज कर रहे होगे, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और हम फिर से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इंट एज। और उस एज में मैं कुछ स्टोर कर देता हूँ। चलो, अगर मैं स्टोर नहीं करूँगा तो मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद ही असाइन कर दे रहा हूँ ताकि मुझे यूजर से इनपुट ना लेना पड़े। मैंने एज में कर दिया 18, ठीक है, एज में 18 कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन वगैरह तो आपको अच्छे से पता ही है। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ जो एज है इज ग्रेटर देन 5, एज जो है हमारी 5 से बड़ी है तो अंदर जाओ। और यहाँ पर अंदर जा करके हम क्या करेंगे, गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्या? गो टू स्टेटमेंट, गो टू, और कहाँ जाना है, हाई नाम के मैं एक लेबल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। गो टू लिखा और हाई लिख दिया। तो ये हाई क्या है, हाई एक लेबल का नाम है, ठीक है। जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं वैसे लेबल के भी नाम होते हैं। तो इस हाई नाम का मैं एक लेबल बनाऊंगा जहां पर मुझे पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस हाई नाम का, इस इफ कंडीशन के बाहर आकर के हाई नाम का एक लेबल बना देता हूँ। तो लेबल बनाने के लिए हम लिखते हैं वही वर्ड जिस नाम से आपको लेबल बनाना है, तो लेबल का नाम और कॉलन लगा देते हैं और उसके नीचे आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे स्विच केस में केस लिखते थे ना, तो केस और उसके आगे उसकी जो भी वैल्यू देना है वैल्यू देते थे, फिर कॉलन लगा देते थे और फिर सीधे
उसके नीचे कॉलन के नीचे हम अपना लाइन ऑफ कोड लिख सकते थे। इसी तरह से जब आप लेबल बनाते हो तो लेबल का नाम कॉलन और लेबल के नीचे जस्ट अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे बता देता हूँ यस योर एज इज, यहाँ पे सिंपली हम बता देते हैं यस एज इज एबव 5, ठीक, एज इज एबव 5, दैट्स इट, कॉलन लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक लेबल बन गया। अब हमने क्या यहाँ पे कंडीशन चेक किया है कि अगर एज 5 से बड़ी होगी तो हम इस लेबल में चले जाएंगे डायरेक्टली और इस लाइन ऑफ कोड को रन कर देंगे। अगर एज हमारी 5 से बड़ी नहीं होगी, यानी कि एज हमारी 5 से बड़ी नहीं है, उससे छोटी है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं लिख देता हूँ एज इज बिलो 5, दैट्स इट, ठीक है, एज इज बिलो 5। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि जब ये कोड चलेगा, जब ये ऊपर से कोड चलता हुआ आएगा, तो यहाँ पे अगर ये गो टू चल जाएगा तो डायरेक्ट हम जंप कर जाएंगे यहाँ पर इस हाई वाले लेवल में, समझ पा रहे हो, इसी को बोलते हैं जंप करना। हम यहाँ से सीधे जंप कर जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो बीच में लाइन लिखी थी ये नहीं चल पाएगी, ये जो बीच में लाइन लिखी थी ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से गो टू से हम यहाँ पे लेवल पे सीधे जंप कर गए। तो इस तरह से आप कितने भी लेबल बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक ही मेथड के अंदर बने हुए लेबल में जंप करोगे। ये हम मेन मेथड के अंदर ही हैं, अभी जो मेन मेथड बना हुआ है सारा कोडिंग हमारी अंदर ही हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मेथड बाहर बना लूँ और फिर उसमें जंप करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। तो एक ही मेथड के अंदर आप जहाँ पर भी गो टू स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो उसी मेथड के अंदर अगर कोई लेबल बना हुआ है वहाँ पर आपको जंप करना है तो आप जंप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है गो टू स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे मैंने एज यहाँ पर 18 दी है जो कि 5 से अबव है, तो कंडीशन सही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सीधे जंप कर जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए यस एज इज अबव 5। तो हम एज इज अबव 5 हम देखते हैं रन करके प्रोग्राम को, तो यस एज इज अबव 5। अगर ये एज हमारी 5 से अबव नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर जंप नहीं करते, हम पहले ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती। अगर हम यहाँ पर एज को कर दे 1 और अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो आप देखोगे कि एज इज बिलो 5, पहले हमारी वो लाइन भी रन हो गई, फिर हमारा नीचे जो कोड लिखा था लेवल में वो भी रन हो गया, क्योंकि वो कोड तो एट द एंड रन होगा ही ना, जो कोड हमने लिख दिया वो तो रन होगा ही, बट वो बाद में रन हुआ, पहले हमारा ये लाइन चली, क्योंकि इस बार हम डायरेक्ट इस पर जंप नहीं हुए, हम एक एक करके चलाते हुए आ रहे हैं कोड को, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा जंप स्टेटमेंट। तो जब यहाँ पर हम एज कुछ भी करेंगे, मैंने यहाँ पे 67 कर दिया, एज अभी भी एबव है, हम डायरेक्टली यहाँ जंप हो जाएंगे और ये लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी हम किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को स्किप कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह में अपने कंट्रोल को जंप करवा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। ये कोड मैंने कमेंट कर दिया है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम जब रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो देखो ये भी बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता दूं प्रोग्रामिंग में इसके बिना काम होता ही नहीं है कोडिंग में। रिटर्न अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, आप बेसिक ही नहीं समझ पाओगे। रिटर्न कैसे काम करता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई फंक्शन बनाते हो, फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करता है, तो फंक्शन को जब आपने बनाया वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने आप टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। उसके अंदर आपने कोड तो लिख दिया टास्क परफॉर्म करने का, लेकिन वो अपने आप परफॉर्म नहीं करेगा, उसको कहीं कॉल करना पड़ता है। जब वो कॉल करते हो फंक्शन को, तब वो टास्क परफॉर्म करके आपको कुछ रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट जो है ना फंक्शन से रिटर्न करवाना पड़ता है, अगर रिटर्न नहीं कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं इस रिटर्न स्टेटमेंट का। कई बार हम फंक्शन को किसी लूप को टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न का यूज कर सकते हैं, जैसे हम ब्रेक का यूज कर रहे थे, कहीं से हमें रिटर्न लगा दिया, बेसिकली रिटर्न आपने जहाँ पे लगा दिया उसके आगे कोड चलेगा ही नहीं, वहीं से रिटर्न हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो आइए प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। हम देखो इसका पर्पज और यूज केस भी देख लो। पर्पज क्या है मैंने ऑलरेडी वैसे आपको समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। पर्पज क्या है, एग्जिट फ्रॉम अ मेथड एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग मेथड। एग्जिट करना
और ऑप्शनली हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन जब कुछ ऑपरेशन करेगा, कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, तो वो हमें कुछ वैल्यू भी रिटर्न करके दे सकता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा यूज केस क्या है? कॉमनली यूज टू एग्जिट अर्ली फ्रॉम अ मेथड व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेट। मतलब किसी पर्टिकुलर मेथड को आपने बनाया, वहां पे कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी कंडीशन में हमें उस मेथड को एग्जिट करना है, वहां से कुछ अगर वैल्यू भी रिटर्न लेनी है, तो वहां पर हम इसका यूज कर रहे होते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं अपने कोड में, और कोड में मैं यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ। और फंक्शन बनाने के लिए जो हमारा मेन मेथड बना हुआ है, फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस मेन मेथड के बाहर मैं जाता हूँ और अपना एक मेथड बनाता हूँ या फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड। अच्छा, यहाँ पे अगर वॉइड लिख दोगे तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर वॉइड कीवर्ड यूज कर लोगे तो कुछ रिटर्न नहीं कर पाओगे। अगर कुछ आपको रिटर्न करना है, यानी कि कोई चीज़ मान लो सम कर रहे हो, और सम करने में जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को रिटर्न भी करना है आपको, जो भी इसको कॉल करे फंक्शन को। मैंने आपको बताया फंक्शन बिना कॉल किए चलता नहीं है, कोई कॉल करेगा, जब कॉल करेगा तो अब जो रिजल्ट आया तो वो रिटर्न करके उसको देना है कि भाई ये रिजल्ट है। आप दो चीज़ें लिख सकते हैं, इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, वाइड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी रिटर्न टाइप आप लिख सकते हो। लेकिन मैं अभी यहाँ पर इंट लिख रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। और मैं फंक्शन का नाम देता हूँ अपना, मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ सम, और मैं इस फंक्शन को बोलता हूँ कि ये फंक्शन कुछ वैल्यू भी लेगा। मैं बोल देता हूँ कि ये एक इंट ए, एक वैल्यू ए में कुछ लेगा, और इंट बी में भी कुछ लेगा। अच्छा, अभी आपने फंक्शन का चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है आपको ये इंट ए बी मैं यहीं पे फंक्शन में लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ना हो, लेकिन आप इसमें अभी मत जाओ। अभी में हम जो स्टेटमेंट देख रहे हैं रिटर्न, वो समझना। ये फंक्शन बस मैं आपको बता रहा हूँ, अब बस देख लो कि हाँ ऐसे कुछ बनता होगा फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम इंट ए और बी, ये कुछ दो वेरिएबल्स ले रहा है। और उसके बाद मैंने फंक्शन का ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और उसके बीच में हम कुछ कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि जो ए प्लस बी है दोनों को जोड़ करके रिटर्न कर दिया गया। ए और बी में कुछ आएगा, मान लो 5 और 6 आया, और 5 और 6 दोनों जोड़ करके 11 हो जाएगा, और 11 रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न करके किसको जाएगा? जहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, क्योंकि बिना कॉल किए फंक्शन चलेगा ही नहीं। अभी अगर मैं कोड को रन कर दूँ ना तो कुछ नहीं होगा, अगर अभी मैं प्रोग्राम को अपने रन कर दूँ, ठीक है। ये देखो मैंने रन कर दिया तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जब कॉल नहीं किया तो कोई ऑप्शन ही नहीं चलने का। हमेशा फंक्शन के साथ याद रखना, जब तक कॉल नहीं किया जाता तो चलता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में आकर, क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है और ऑटोमेटिक अपने आप, तो मेन फंक्शन के अंदर जो सम नाम का फंक्शन मैंने बनाया उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल करने के लिए बस आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है, पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो जो सम नाम का फंक्शन मैंने बनाया उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इंस्टेंस मेथड है तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिलहाल चलो मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं समझाता हूँ, मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लगा देता हूँ स्टैटिक, जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को सम लिख करके कॉल कर लूँगा। सब फंक्शन का नाम लिखूंगा और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, दैट्स इट, फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक एरर आ रही है, ये एरर आ रही है। और इस एरर में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, यानी कि वो वैल्यू, वो नंबर्स पास करने जिनको आपको ऐड करना है। जब आप सम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हो कि हाँ हमें कुछ ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है वो यहाँ पे पास भी करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10, 20, ये दो चीज़ें मैंने पास कर दी। ए की जगह 10 चला जाएगा और बी की जगह 20 चला जाएगा। तो ये सम नाम का फंक्शन अब कॉल हो गया। अच्छा, सम नाम का फंक्शन कॉल तो हो गया, अब जब ये कॉल किया तो ये फंक्शन चलेगा, और अंदर क्या किया गया है, लाइन रिटर्न कीवर्ड लिखा गया है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये क्या करेगा, वो जो भी वैल्यू ऐड करने के बाद आएगी उसको रिटर्न करेगा। तो जब कोई चीज़ रिटर्न होती है ना, उधर से कोई चीज़ मिलती है, तो उसको हमको कहीं यहाँ पर जहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं हमको उसको कहीं पर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, किस टाइप का रिटर्न आ रहा है? a + b 11 होगा, तो 10 और 20 जा रहे हैं ना, तो 10 और 20 30 हो जाएगा। और 30 किस टाइप का? इंटीजर टाइप का है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट लिखा था। ये चीज़ें आपको और बाद में क्लियर होंगी जब हम थोड़ा सा और फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इसीलिए यहाँ पे इंट लिखा था क्योंकि हम इंट टाइप का कुछ रिटर्न करने वाले थे। तो रिटर्न 30 बेसिकली यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई ये है रिटर्न 30, यहाँ पे 30 रिटर्न हो रहा है अभी के लिए, जब हमने 10 और 20 पास किया है, ठीक है। तो जब 30 रिटर्न हुआ तो उसको हमें यहाँ पर कहीं पर स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक इंट रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने स्टोर कर लिया,
ठीक है। अब इस रिजल्ट वेरिएबल में हमने जो भी वैल्यू आई वो स्टोर कर लिया, उसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और रिजल्ट ये, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कैसे हो रहा है कि कोई फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको हम प्रिंट कराएं, कुछ भी करें, उसका हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए यूज होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, कहीं से कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, किसी लूप में हमें डायरेक्टली वहीं से टर्मिनेशन करना है तो भी हम रिटर्न का यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, अभी वो भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने इतना किया, देखते हैं क्या हमें यहाँ पर रिजल्ट में रिटर्न होकर के मिल रहा है हमें आउटपुट या नहीं। चेक करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, हमें 30 यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप बस यहाँ पे नंबर चेंज करोगे और यहाँ पे नंबर चेंज करने के बाद सारा प्रोसेस यहाँ से रिटर्न होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। तो ये फंक्शन हमने सम नाम का इतना छोटा सा फंक्शन बनाया था, ये कितना भी बड़ा हो सकता है और वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, बस उसको होल्ड करके उसको यूज किया जा सकता है। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े फंक्शन बनते हैं, वो कुछ रिटर्न करते हैं, फिर उनका हम होल्ड करते हैं, कहीं पर जो भी रिटर्न होकर के आता है उसको हम कहीं पर यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको यूज नहीं किया, उसको जो भी रिटर्न होकर के आया उसको हमने डायरेक्टली प्रिंट करा के बस देख लिया। ठीक है, तो आपने देख लिया इस रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कैसे हम इस सम फंक्शन में कर रहे हैं, और सम फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं और रिजल्ट में स्टोर करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट को के थ्रू हम किसी भी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इस सम फंक्शन को टर्मिनेट करना चाहें, इस सम फंक्शन से कुछ और रिटर्न करना चाहें, तो हम उसके लिए यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लें कि इफ अगर जो ए में जो वैल्यू आ रही है, ए में जो वैल्यू आ रही है वो अगर इक्वल इक्वल 0 हो एंड बी में जो वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल इक्वल 0 हो, अगर दोनों 0 ही है तो फिर हम ऐड करा के क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है 0 और 0 का रिजल्ट 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं 0, रिटर्न 0। तो ये जो आगे लाइन ऑफ कोड लिखा है रिटर्न ए प्लस बी, ये चलेगा ही नहीं, इस बार ऐड करने का काम किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहीं पे एक कंडीशन लगा के चेक कर लिया कि ए अगर 0 है और बी अगर दोनों 0 हैं तो फिर आगे चलना ही नहीं है, बस 0 रिटर्न कर देना है। तो इस बार अगर मैं सम फंक्शन को कॉल करूं और दोनों में मैं यहाँ पर 0 पास कर दूं, यहाँ पर मैं 0 पास कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहीं पर चेक हो गया कि ए और बी दोनों 0 हैं, तो यहीं से 0 रिटर्न हो जाएगा, आगे हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आउटपुट तो वैसे भी 0 ही मिलेगा। फिलहाल मैं अगर प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, लेकिन ये आउटपुट इस बार यहाँ ऐड होकर के नहीं मिल रहा, वो यहीं से रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ ना एक एक लाइन डिबग करके, तो मैं यहाँ पे डिबग लगा सकता हूँ। डिबग लगाने के लिए बस आपको यहाँ पे आके क्लिक कर देना होता है, तो ये रेड कलर का देखो डिबग लग गया। और इस बार मैं अगर प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो प्रोग्राम यहाँ पे रुक गया, और फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डिबग को यहाँ पर स्टेप ओवर करने का। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो एक एक लाइन देखो बढ़ेगा, देखो इसके अंदर चले गए, ये अंदर गए, रिटर्न 0 में गए और यहीं से रिटर्न होके देखो बाहर आ गए, ये देखो सबसे लास्ट में चले आ गए, ये येलो वाला आइकन देखो, ये येलो कलर देखो, ये सबसे लास्ट में हम आ गए। हमारी ये वाली लाइन पे हमारा कंट्रोल गया ही नहीं, देख रहे हो, यहीं से रिटर्न किया, वापस यहाँ पर आए और रिजल्ट में हमारी वैल्यू आएगी। रिजल्ट में वैल्यू आने के बाद रिजल्ट को हमने कंसोल डॉट राइट लाइन कराया हुआ है और रिजल्ट के अंदर देखो 0 आ रहा है और वही 0 हमको यहाँ पर प्रिंट होकर के मिल जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किस लिए हो रहा होता है। कोई चीज़, कोई वैल्यू कहीं से रिटर्न करवानी है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं। जनरली हम जब कोई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, वहाँ से हमें कुछ लेना होगा ताकि हम उसको कहीं होल्ड करके बार बार यूज कर सकें। ठीक है, दैट्स इट। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट आपने समझ लिया। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ये डिबग में हटा देता हूँ। ये डिबगिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है। अभी ये तो मैंने एक सिंपल सा डिबग करना आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट बचता है वो है हमारा यहाँ पर थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप पर्पज देखो इसका, तो यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है एंड इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द कोड एग्जीक्यूशन। ऐसी सिचुएशन में जब पर्टिकुलर किसी ब्लॉक ऑफ कोड का नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट हो जाए तो वहाँ पर हम थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं और थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने एक्सेप्शन को प्रिंट करा रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। यही बेसिकली इसका यूज केस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यूज केस में, व्हेन एन एरर अकर्स एंड यू वांट टू ट्रांसफर कंट्रोल इन एक्सेप्शन हैंडलर, देन आप इसका यूज करते हो थ्रो स्टेटमेंट का,
कैसे करते हैं आइए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इसका देख लेते हैं। आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर मैं एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, और मैं उसमें स्टोर कर देता हूँ, मैं माइनस का कुछ स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि यूजर से अगर हम इंटर करा रहे होते तो यूजर तो कुछ भी इंटर कर सकता है। मैंने माइनस का 56 यहाँ पर स्टोर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया एज नाम के वेरिएबल में। मैं यहाँ पर टास्क को बड़ा ना करने के लिए मैं यूजर से इनपुट नहीं करा रहा हूँ, मैंने खुद ही वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया। आप यूजर से भी इंटर करा सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हमें यूजर से इनपुट कैसे लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर एज में 56 इनिशियलाइज कर दिया और मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूँगा कि एज जो है अगर हमारी लेस देन 0 है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम न्यू एक्सेप्शन यहाँ पर ये लिख करके एक्सेप्शन क्लास का यूज करके हम यहाँ पर अपनी जो भी एक्सेप्शन आई है वो हम बता सकते हैं। जैसे कि हमें बता देंगे कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज आपकी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, हम ये बता देंगे। ये हमने लिखा और दैट्स इट। तो अगर एज हमारी नेगेटिव है तो हमने ये कर दिया, एल्स हमें एज अपनी प्रिंट करा देनी है, दैट्स इट। एल्स मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन किया और यहाँ पे लिख दिया योर एज इज लाइक जो भी है, हम यहाँ पे प्लस लगा करके वो एज वेरिएबल यूज कर लेंगे, दैट्स इट। इस तरह से हम वेरिएबल का यूज कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो हमने स्ट्रिंग लिखी, प्लस लगा के एज वेरिएबल यूज कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि एज अगर अभी माइनस की है तो हमें यहाँ पे जाना चाहिए और एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, एक्सेप्शन यानी कि एरर आनी चाहिए, एरर थ्रो करनी चाहिए। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखोगे ये देखो ये एरर आ गई यहाँ पर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इस तरह से हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। वैसे तो प्रोग्राम में बहुत सारी एरर आती रहती हैं, जैसे मान लो अगर आपने 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया या कहीं पर कोई एरे बनाया और एरे में 5 ही वर्ड हैं आपके, या कह सकते हैं 5 ही एलिमेंट है और आपने 6th एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली तो वहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ जाती है। ऐसी बहुत सारी एक्सेप्शन आपकी आती रहती है, लेकिन अगर आपको अपनी कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करानी है तो आप ऐसे करा सकते हो इस थ्रो स्टेटमेंट का यूज करके। बस दैट्स इट, इतना ही है थ्रो स्टेटमेंट में। हो सकता है आपको थ्रो स्टेटमेंट अभी थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन आगे की वीडियो में जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि ये किसी एरर को थ्रो कराने के लिए यूज होता है, इतना बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम आपको एक्सेप्शन क्लास यूज कर रहे होते हैं, थ्रो कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं और न्यू कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका भी प्रैक्टिकल देख लिया। अगर हम यहाँ पर एज प्लस में रखेंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगी, हमारा प्रोग्राम प्रॉपर चल जाएगा और हमारी एज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी स्टेटमेंट थे हमारे, ये पांचों ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न एंड थ्रो, ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हम ये स्टेटमेंट समझ में आए हैं और हमारी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस C# सीखने की सीरीज में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।